अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस पे साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉमिसरी एस्टॉपल पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है प्रॉमिसरी एस्टॉपल, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आ सकता है। इसकी इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल इज़ अ रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इट सेज दैट इफ समवन मेक्स अ प्रॉमिस एंड अनदर पर्सन एक्ट्स or does not act based on that promise, the first person must keep the promise even if a full contract does not exist. यहाँ पे आसान अल्फाज में बताया कि एक प्रॉमिसरी एस्टॉपल ना बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी यूज़ होता है। यानी कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी यूज़ करने के लिए मिलेगा। और ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी बात पे, इसको हम प्रॉमिसरी एस्टॉपल कहते हैं। अब आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। Promissory estoppel happens when someone promises something another person relies on it and takes action that could cause loss if the promise is not kept. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि suppose 2 person है, ठीक है, 2 person है यहाँ पे, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन बी ए से कहता है अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज़ दूंगा, सिर्फ साइन करने के लिए 5 लाख रुपीज़ दूंगा। बी ने ए से ये बात कही, ए साइन कर देता है बगैर पढ़े कॉन्ट्रैक्ट को। अब क्या हुआ कि बी ने साइन तो ले लिया लेकिन पैसे जो है ए को नहीं दिए। अब जो साइन इसने किया था ए ने, उससे अब क्या हो रहा है कि अब ए को पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन अब ए को 10 लाख रुपीज़ देने हैं बी को। तो इस तरह से बी ने एक ऐसा स्कैम कर दिया प्रॉमिस करवा के। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, या मोबाइल की देती हूँ, ठीक है। अब ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ए बी से कहता है तुम ए बी से कहता है तुम सी को थप्पड़ मारो, अगर तुमने सी को थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें मैं एक नया आईफोन लेके दूंगा, ठीक है। अब बी यही करता है कि वो सी को ज़ोर से मार देता है जिसकी वजह से सी को चोट आ जाती है और बी को आईफोन बी ए नहीं देता। यानी कि ए ने जो प्रॉमिस किया था बी से वो तोड़ दिया। अब बी के साथ क्या हुआ, बी के साथ प्रॉमिसरी एस्टॉपल हुआ। यानी कि इसने किसी और बंदे की बात पे यकीन करके कोई एक्शन ले लिया और जिस पे यकीन किया था उसने अपने प्रॉमिस को बाद में तोड़ दिया। यही चीज़ प्रॉमिसरी एस्टॉपल होती है, ठीक है। अब जो बी है जिसने एक्शन लिया किसी और की बात पे, वो कोर्ट में जाके प्रॉमिसरी एस्टॉपल का केस कर सकता है ए पे और कह सकता है कि ए की बात पे मैंने यकीन करके ये एक्शन लिया, सही है। एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉमिसरी एस्टॉपल, इसमें सबसे पहले एलिमेंट होता है प्रॉमिसर का। टू यूज़ प्रॉमिसरी एस्टॉपल दीज थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट। द
The person who makes the promise is made without expecting anything in return, but it is expected to make the other person act or not act. Promissory estoppel में अक्सर होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगले बंदे को कोई चीज़ दो प्रॉमिस करने में, यानी कि जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दी थी जिसमें एक बंदा कहता है कि आप उसको मारोगे तो मैं आईफोन दूंगा। ये तो हो गया कि आप अगले से प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुम ये एक्शन लोगे तो मैं कोई चीज़ दूंगा। तो प्रॉमिसरी इंस्टॉलमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप अगले को कोई चीज़ प्रोवाइड करो प्रॉमिस करके। क्या पता इसमें 2 बंदे हैं, ठीक है, एक ने लाइफ का कोई डिसीजन लेना है जो वो ले नहीं पा रहा, दूसरा इंसान कहता है कि तुम ये लाइफ का डिसीजन ले लो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि जो तुम डिसीजन लोगे तुम्हें फ़ायदा देगा, अगर तुम्हें नुकसान हुआ तुम मेरे पास आ जाना। अब इसने इसकी बात पे एक्शन ले लिया, अब बाद में इसका नुकसान हो गया। अब जैसे ही इसके पास आया और इससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था अगर तुम लाइफ का डिसीजन ले लोगे तो कोई नुकसान हो तो तुम्हारे पास आओ। अब वो उसके पास आता तो वो बंदा आगे से कहता है मैंने कब कहा था, मैंने तो कोई प्रॉमिस किया ही नहीं था। यानी कि जिस बंदे ने खुद आके कहा कि तुम ये एक्शन ले लो, कोई नुकसान हुआ तो मेरे पास आ जाना, अब वही बंदा कह रहा है कि मैंने तो कोई प्रॉमिस तुमसे नहीं किया कि मेरे पास आओ। तो यहाँ पे देखो कोई चीज़ रिटर्न में मिल तो नहीं रही, लेकिन ये चीज़ भी प्रॉमिसरी एस्टॉपल ही होता है, ठीक है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल में आमतौर पे कहा जाता है कि प्रॉमिस होता है लेकिन कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल में बाज़ औक़ात कोई चीज़ रिटर्न में मिलती भी है, ठीक है। दोनों सिचुएशन से अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ों पे प्रॉमिसरी एस्टॉपल अप्लाई करता है। देखो, अगर आप किसी बंदे से कोई चीज़ अप्लाई करवाते हो, उससे कहते हो अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो मैं तुमसे वादा कर दूँ तुम्हें मैं कुछ दूंगा, तो वो अगर वादा नहीं पूरा करेगा, ये चीज़ भी प्रॉमिसरी एस्टॉपल होता है। उसके अलावा अगर एक बंदा कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला ले लो, नुकसान हुआ तो मेरे पास आ जाना, ठीक है, उसको कुछ देगा नहीं लेकिन कह रहा है कि मेरे पास आ जाना, लेकिन बाद में वो इसके पास आता तो आगे से वो कहता है नहीं मैंने तो तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया मेरे पास आने का। तो दोनों सिचुएशंस पे प्रॉमिसरी एस्टॉपल अप्लाई होता है, लेकिन मैंने सेंटेंस के अंदर लिखा है कि इसमें जो है कोई चीज़ रिटर्न में मिलती नहीं, बट आप लिख सकते हो कि इसमें कभी कभी कोई चीज़ मिल जाती है रिटर्न में और कभी नहीं मिलती। अगर दोनों सिचुएशन पे अगला बंदा अपना प्रॉमिस तोड़ दे तो जिस इंसान ने उस पर एतमाद करके यकीन करके जो एक्शन लिया है वो कोर्ट में जाके प्रॉमिसरी एस्टॉपल का केस करवा सकता है उस बंदे पे। फिर आता है प्रॉमिसी, द पर्सन टू वूम द प्रॉमिस इज मेड दे रिलाई ऑन द प्रॉमिस। रिलाई का मतलब है कि उन पे उसी प्रॉमिस पे उसी वादे पे वो एतमाद करके भरोसा करके एक्शन ले लेते हैं, ठीक हो गया। यानी कि आपसे एक बंदा कहता है कि फ़लान जगह पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हो उस बंदे के कहने पे, क्योंकि आपको उसके प्रॉमिस पे यकीन होता है, आप उसकी प्रॉमिस पे रिलाई करते हो। बाद में वो इन्वेस्टमेंट भी आपके हाथ से चली जाती है और पैसा भी नहीं आता, और वो बंदा जिसने प्रॉमिस किया वो आपको जवाब भी नहीं अब दे रहा, वो आगे से कहता है मैंने कब कहा था कि इन्वेस्ट करो। यानी कि वो अपने प्रॉमिस से मुखर जाए, अपनी बातों से मुखर जाए, और आपने उसी की बातों पे भरोसा करके कोई एक्शन लिया हो। तो इस तरह के केसेस को हम प्रॉमिसरी एस्टॉपल का केस का नाम देते हैं। तो जो भी इंसान प्रॉमिसरी एस्टॉपल का केस कोर्ट में लेके जाएगा तो कोर्ट फिर उस बंदे की मदद भी करेगी। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे सब्सटेंशियल लॉस। द promisee suffers a real economic loss because they acted and did not act based on the promise। यहाँ पे हमने बताना है कि जिस बंदे ने भरोसा किया था किसी पे, जिसने वादा किया कि फ़लान जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो जिसने भरोसा कर लिया और पैसे इन्वेस्ट कर लिए, अब वो पैसे भी उसके हाथ से चले गए तो उसका नुकसान हो गया ना। इस नुकसान को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक लॉस, यानी कि पैसे का लॉस। इकोनॉमिक को पैसे के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह के लॉसेस हो जाएं किसी बंदे की वजह से आपको, तो आप उस बंदे के ख़िलाफ़ कोर्ट में उसको लेके जा सकते हो। देखो, अगर वो बंदा अपने वादे को निभा लेता है फिर तो वो प्रॉमिसरी एस्टॉपल बनता नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा अपने वादे को नहीं निभाता, यानी कि आपसे वो कहता है कि तुम्हारा लॉस हो गया तो मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप आते हो उसके पास और वो कहता है नहीं मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया था, अगर वो मुखर जाए तब आप उसके खिलाफ़ कोर्ट में एक्शन ले सकते हो। अगर वो मुखरता नहीं, आपकी वाकई में मदद कर देता है लॉस के बाद भी, तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। फिर आता है अवॉइडिंग इनजस्टिस, द ओनली वे इज़ टू बी फेयर इज़ टू इन्फोर्स अ प्रॉमिस। अब कोर्ट क्या करती है कि जो वादा हुआ था उस वादे को फिर ज़बरदस्ती कोर्ट पूरा करवाती है। यानी कि जो बंदा वादा करता है आपसे कि वो आपको पैसे देगा अगर तुम्हारा नुकसान हो गया उस जगह पे इन्वेस्ट करके, बाद में वो अगर मुखरता है तो कोर्ट फिर उस बंदे से अपने किए हुए वादे पे अमल करवाती है और कहती है कि आपने इससे वादा किया था ना तभी इसने एक्शन लिया, अब आप उस एक्शन को जो है आप अपने वादे को पूरा करो। तो इस तरह से कोर्ट नाइंसाफ़ी होने से बचा देती है, ठीक है।
आपने रिकवरी की हेडिंग देनी है, कोर्ट यूजुअली गिव द प्रोमिसी एन अमाउंट दैट मैचेस द वैल्यू ऑफ द प्रोमिस और enough to cover their losses. It is not the same as the contract between contract benefit because there was no real bargain. अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपली बताना है कि जिस बंदे का लॉस हुआ उस बंदे को उतने लॉस के हिसाब से पैसे कोर्ट दिलवा देती है जिस बंदे ने प्रॉमिस किया था ऐसे, या अगर उतने नहीं दिलवाती कम से कम थोड़े बहुत दिलवा देगी। जैसे कि एक बंदे ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी के कहने पे, किसी से वादा लेके। अब जिस बंदे से वादा लिया है और 10 लाख इन्वेस्ट किया, अब उसी से ही 10 लाख कोर्ट दिलवाएगी उस बंदे को जिसने इन्वेस्ट किया। अगर 10 लाख नहीं दिलवा पाएगी कोर्ट तो कम से कम 8 लाख के करीब दिलवा देगी ताकि उस बंदे के जो है लॉस थोड़ा सा रिकवर हो सके, ठीक है, डैमेज थोड़े से रिकवर हो सके। इस तरह से कोर्ट मदद कर देगी। उसके अलावा ये जो आपस में दोनों की भी जो प्रॉमिस हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में नहीं हुआ, ये बस इनकी ज़ुबानी बात थी, इन्होंने एक दूसरे को ऑडियो भेजी है या कोई पर्सन में बात की थी, तो फिर कैसे कह लेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ भी बताऊँ, प्रॉमिसरी एस्टॉपल में एविडेंस देना पड़ता है। इसमें एविडेंस ये देना पड़ता है कि अगर दो दोस्तों के बीच ऑडियो कॉल पे बात हुई थी तो वो ऑडियो एविडेंस बन सकती है। उसके अलावा अगर इन दो दोस्तों ने रैंडमली किसी कागज़ पे एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या किसी भी रैंडम से कागज़ पे जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट एक कागज़ था जिस पे दोनों के साइंस मौजूद थे, या दोनों ने कोई उसमें एग्रीमेंट हल्का छोटा बहुत किया हो, एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया हो, तो वो प्रॉमिसरी चीज़ भी एक एविडेंस बन जाती है। ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की तरह की चीज़ नहीं होती। वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, वो एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी से लेना पड़ता है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन अगर उनसे बचने के लिए इन लोगों ने छोटा सा एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर दी, किसी कागज़ पे लिख दी है एज एविडेंस, या ऑडियो कॉल पे बात कर ली है, तो वो ऑडियो कॉल और वो जो एविडेंस है वो आपको सेव रखना है ताकि आप प्रूफ दे सको कोर्ट को कि फ़लाँ बंदे ने मुझसे जो है प्रॉमिस लेके जो है पैसे इन्वेस्ट करवाए, ठीक है, तभी कोर्ट आपको मदद करेगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। इसमें बताना है कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल इज़ एन इक्विटेबल रूल मीनिंग इट इज़ बेस्ड ऑन द फेयरनेस। इट स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम गोइंग बैक ऑन अ प्रॉमिस दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रॉमिसरी एस्टॉपल का, ये इक्विटी से निकला है। अगर आपने इक्विटी का सब्जेक्ट पढ़ा है तो वहाँ पे अक्सर हमने देखा होगा कि ये वो सब्जेक्ट है जो जहाँ पे लॉ मदद ना कर रहा हो वहाँ पे इक्विटी मदद करता है, ठीक है। यानी कि लॉ जहाँ पे सख्त होता है ना, कॉमन लॉ जो बहुत सख्त होता है, जहाँ पे लिखे हुए लॉज बहुत सख्त लिखे हुए हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो कोई केस आ गया जो बिल्कुल मुख्तलिफ है तो उसके हिसाब से इक्विटी चेंज करके उस बंदे की मदद कर देता है। यानी कि लॉ को इस तरह से चेंज कर देता है इक्विटी कि वो उस बंदे को हेल्प करने में जो है अपना रोल अदा करता है। तो इक्विटी ऐसा नहीं करता कि लॉ को मुकम्मल चेंज कर देता है, बट ये लॉ को इस तरह से अप्लाई करवा देता है कि उस बंदे के जो है सलूशन उसको मिल जाए, आसानी मिल जाए। तो ये जो लॉ है ये इक्विटी से निकला है, ठीक है। ये इसलिए निकाला गया है ताकि जो भी लोग एक दूसरे के साथ जो है प्रॉमिस वगैरह कर लें और उसको पूरा ना करें, तब ये प्रॉमिसरी एस्टॉपल इक्विटी ने ईजाद किया। अच्छा, ये ईजाद कैसे हुआ? ये डेनिंग जी जस्टिस हैं, डेनिंग जस्टिस, ठीक है, यूके के। इन्होंने इस केस में द सेंट्रल लंडन प्रॉपर्टी ट्रस्ट एलटीडी एंड हाई ट्रीज एलटीडी, ये एक केस था जहाँ पे डेनिंग जो जज थे उन्होंने ही इस प्रॉमिसरी एस्टॉपल को ईजाद करवाया, इन्होंने ही इस आइडिया को निकाला। यानी कि इनसे पहले प्रॉमिसरी एस्टॉपल का किसी को पता ही नहीं था। यानी कि आमतौर पर जितने भी कोर्ट केसेस आते थे वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आते थे, यानी कि जो लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। लेकिन अब ये जो केस हुआ था ना सेंट्रल लंडन प्रॉपर्टी केस में, डेनिंग जो जज थे उन्होंने देखा कि इन लोगों के बीच प्रॉपर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, रैंडम से कागज़ पेन का लाइक साइन हो गया, या इन्होंने ऑडियो की शक्ल में एक दूसरे के साथ कह लेंगे प्रॉमिस कर ली, किसी भी और तरह से प्रॉमिस कर ली बगैर कॉन्ट्रैक्ट के। तो इस तरह के केस की वजह से ये प्रॉमिसरी एस्टॉपल ईजाद हुआ। तो आपने ये केस लाजमी मेंशन करना है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉग्स इन द मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड कन्फर्म्ड इन टोलो। अच्छा, फिर हमने ये बताना है कि इस प्रॉमिसरी एस्टॉपल को जब ईजाद कर लिया गया इस केस की वजह से, तो बाद में इसी केस को इन दो केसेस में भी बाद में यूज़ किया गया, और इनमें यूज़ करने के बाद ही प्रॉमिसरी एस्टॉपल भी एक तरह का लॉ बन गया, ठीक है। फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉमिसरी एस्टॉपल। अब प्रॉमिसरी एस्टॉपल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? देयर मस्ट बी अ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट और अ लीगल ड्यूटी दैट इज़ चेंज। आपने बताना है कि इन दोनों के बीच किसी ना किसी शक्ल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जो हमने कागज़ पे देखा होता है कि लंबा सा डॉक्यूमेंट होता है कागज़ सा जिसमें सारे तरह के रूल्स लिखे होते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सेप्टेंस होती है, प्रपोजल होती है, जो भी सारा हमने कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा था। लेकिन अगर
प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होते, सही है, उसमें प्रॉपर प्रपोजल नहीं होता, प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जैसी शक्ल की होते हैं। जैसे कि अब आपसे कोई बंदा कहता है मुझसे तुम गाड़ी अगर ले लोगे तो मैं तुम्हें फ़लाँ चीज़ और दूंगा, यानी कि वो आपसे अपनी ऑफ़र का तो उसने जिक्र हल्का फुल्का तो किया है, आप माने भी हो हल्का फुल्का, यानी कि आपने एक्सेप्ट भी किया है, फिर आपने एक्शन लिया और अगले बंदे ने की आपका वादा पूरा नहीं किया, तो ये भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट जैसी ही चीज़ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह प्रॉपर्ली साइन नहीं हुआ, प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट की तरह दोनों बंदों ने साइन नहीं किया। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिस जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की तरह डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर नहीं हुआ होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन दोनों बंदों के सिग्नेचर्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे दोनों बंदों ने एक आर्जी कागज़ पे, एक ऐसे कागज़ पे साइन कर लिया होगा जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही किसी इदारे से लिया होगा, या फिर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑडियो कॉल पे या वीडियो कॉल पे एक दूसरे के साथ वादा किया होगा। तो वो वीडियो कॉल अगर उस बंदे के पास सेव है या वो कागज़ सेव है, तो इसी तरह की चीज़ को हम प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें दोनों बंदे के ऊपर लीगल ड्यूटी लग जाती है। लीगल ड्यूटी इस तरह से कि जिसने बात पे अमल करना है उस पर ड्यूटी लगती है कि वो बात पे अमल करे, और जिसने कहा है कि मैं अगर तुम मेरी बात पे अमल करोगे और ये एक्शन लोगे तो मैं तुम्हें कोई चीज़ दूंगा, ठीक है, इन रिटर्न कुछ दूंगा, तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी लग जाती है कि वो उस बंदे को वो चीज़ दे, ठीक है, दोनों पे ड्यूटी से लगती है, तो इसको हम कहते हैं लीगल ड्यूटी लगना। तो अगर कोर्ट को दिख जाए कि भाई दोनों बंदों पे ड्यूटी से लगी थी, दोनों बंदों ने किसी ना किसी शक्ल में, चाहे वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो प्रूफ भी मौजूद है, तो इस तरह की चीज़ को हम प्रॉमिसरी एस्टॉपल का नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं देते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा एक रजिस्टर्ड कागज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन होता है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक रजिस्टर्ड कागज़ होता है, किसी इदारे से मिलता है और उस पर बाकायदा स्टैंप लगी होती है, बहुत साल के लिए लंबा प्रोसेस होता है वो, ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो अभी मैंने बताया, इसमें हमने कोई कागज़ नहीं लिए, कोई प्रॉपर अथॉरिटी से नहीं रजिस्ट्रेशन ली, बस नॉर्मली दो बंदों ने एक दूसरे के साथ जो है प्रॉमिस कर लिया है, कोई वादा कर लिया है, और उस वादे को किसी फॉर्म में सेव रखा है, यानी कि ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल की शक्ल में या किसी भी शक्ल में उन वादों को सेव किया, तो ये चीज़ जो है प्रॉमिसरी एस्टॉपल होती है। The promise must be clear and definite. The promise must change their position based on the promise. It must be अच्छा, अब आपने ये बताना है कि दोनों बंदों ने जो प्रॉमिस किया वो क्लियरली दिखे कि क्या क्या प्रॉमिस हुए हैं, और जो प्रॉमिस ही है, यानी कि जिस बंदे ने अगले बंदे की बात पर भरोसा करके जो एक्शन लिया है, उसका एक्शन बाकायदा वैसा ही होना चाहिए जिस तरह का प्रॉमिस हो। यानी कि उस बंदे ने प्रॉमिस किया अगर तुम गाड़ी बेचते हो तो तुम्हें ये फ़ायदा दूंगा, वो गाड़ी बेचता नहीं, कोई और एक्शन कर लेता है, यानी कि वो उस प्रॉमिस से हट के कोई एक्शन लेता है, फिर तो वो चीज़ प्रॉमिसरी एस्टॉपल की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी कोर्ट देखती है। उसके अलावा कोर्ट को जब देख जाए कि चलो उस बंदे ने एक्शन जो लिया है वो वैसा ही लिया जैसे कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल में होना चाहिए, यानी कि जैसे उसने प्रॉमिस किया था वैसा ही उसने एक्शन लिया है, लेकिन उस बंदे ने जो प्रॉमिस किया था वो तोड़ दिया, तो फिर वहाँ पे अगर प्रॉमिस टूटा हुआ दिख जाए तो फिर तो कोर्ट को दिख जाएगा कि नाइंसाफ़ी हो रही उस बंदे के साथ जिसने यकीन किया था इस पर, तो फिर कोर्ट उसकी मदद करेगी। तो अगर ये चीज़ें कोर्ट को दिख जाए तो ये होते हैं एलिमेंट या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। अगर ये चीज़ होगी तो कोर्ट फिर उस बंदे की मदद करेगी। फिर आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो शॉर्ट करके 2 से 4 लाइन्स में लिख देना है। बस इतना ही था इस वीडियो में।